हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ ग्रेविटी डैम। मतलब आज हमको जानना है कि ग्रेविटी डैम में कितने प्रकार के फोर्सेस काम करते हैं, है ना। ग्रेविटी डैम को पता होगा, जो इस टाइप का डैम होता है हमारा कंक्रीट डैम होता है। इस डैम पे कितने प्रकार के फोर्सेस काम करेंगे और वो उस चीज़ को कैसे झेलता है, इसके बारे में आज और अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, पढ़ने वाले इसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइन से जो प्रेशर के नाम लिखे हुए हैं, तो कौन कौन से प्रेशर आपके काम करते हैं, मेनली जो कौन कौन से फोर्स हैं वो काम करते हैं आपके ग्रेविटी डैम में। सबसे पहला जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है आपका, वाटर प्रेशर। ठीक है, पहला प्रेशर जो पड़ रहा है कौन सा पड़ रहा है, वाटर प्रेशर। क्योंकि इतने अमाउंट में वाटर वहाँ पे स्टोर रहता है, तो उस पानी जो आपका वाटर स्टोर रहेगा उसका कुछ फोर्स पड़ेगा, कुछ प्रेशर लगेगा, प्रेशर पड़ेगा आपके डैम पे, है ना। तो वो डैम पे आपका कौन सा प्रेशर पड़ेगा, यहाँ पे वाटर प्रेशर पड़ेगा। इसके बाद अपलिफ्ट प्रेशर है सेकंड। अपलिफ्ट प्रेशर क्या होता है, जैसे कि हमने आपको बताया था पहले कि फाउंडेशन ट्रीटमेंट में अपलिफ्ट प्रेशर ना आए, इसलिए अपन क्या करते हैं वहाँ पे फाउंडेशन ट्रीटमेंट करते हैं, ग्राउटिंग करते हैं, आपको याद होगा तो, है ना। इसके बाद देखेंगे प्रेशर ड्यू टू अर्थक्वेक फोर्स। ये प्रेशर ड्यू टू अर्थक्वेक फोर्स सिर्फ उन्हीं स्थानों पे आएगा जो रीजन अर्थक्वेक प्रोन एरियाज हैं, है ना। मतलब ऐसे स्थान पे आएगा जो जगह ही अर्थक्वेक जगह होगा, है ना। कि जैसे कि इंडिया में 5 जोन बने हुए हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5, ऐसा करके आपका जोन बने हुए हैं अर्थक्वेक के। तो जो जोन 5 है सबसे मोस्ट डेंजरस आपका जोन 5 है ना। तो वैसे इस स्थान पे अगर आपका डैम बनता है तो वहाँ पे किस तरह का फोर्स आएगा, जब अर्थक्वेक आएगा, तो जब आपका मूवमेंट होगा, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा, वर्टिकल मूवमेंट होगा, इंक्लाइन मूवमेंट होगा, तो किस किस टाइप का आपका फोर्सेस अप्लाई होंगे, कौन कौन से प्रेशर पड़ेंगे हमारे डैम पे अर्थक्वेक के द्वारा, वो चीज़ अपन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपका सिल्ट प्रेशर है ना। सिल्ट प्रेशर क्या होता है आपको जैसे कि पता होगा, हम लोग जब बैराज पढ़ रहे थे, बैराज या क्या ना डाइवर्जन वर्क पढ़ रहे थे, तो हमने हमने ये देखा था कि आपके हम लोग डाइवर्जन वर्क इसलिए बना रहे हैं ताकि आपका पानी तो स्टोर हो, प्लस आपके कैनाल में सिल्ट फ्री वाटर जाए। तो सिल्ट फ्री वाटर जाए कैनाल पे, लेकिन रुक कहाँ रहा है सिल्ट, आपके जस्ट रेगुलेटर के पहले आपका क्या रुक रहा है, वहाँ पे सिल्ट रुक रहा है। वैसे ही यहाँ पे डैम का आपका जो वर्टिकल पोर्शन होगा, वर्टिकल पोर्शन के जस्ट पहले आपका सिल्ट जमा होते जाएगा, है ना। मतलब जो रेती कण है वो सब वहाँ पे जमा होते जाएंगे और उसका प्रेशर आपके डैम पे पड़ेगा। इसके बाद वेव प्रेशर है, ठीक है। वेव प्रेशर बहुत ही बेहतरीन प्रेशर है। जैसे कि आपका डैम है, इस प्रकार का डैम है, तो यहाँ पे आपका वेव्स आते हैं, तो वेव कौन से पोर्शन पर पड़ रहे हैं, आपके टॉप पोर्शन पे आपका वेव प्रेशर आता है ना। तो ऐसा अपन देखने वाले हैं इस चीज़ को। इसके बाद देखेंगे आइस प्रेशर। अगर आपका जो जगह है, जो डैम है, वो आइस प्रोन एरियाज हैं जहाँ पे बर्फ जमते हैं, तो आइस प्रेशर पड़ेगा। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट आपका सातवां, स्टेब्लिशिंग फोर्स इन द वेट ऑफ द डैम। मतलब इसका जो सेल्फ वेट है, सेल्फ वेट से डैम में क्या फोर्सेस आते हैं वो चीज़ अपन देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्या, वाटर प्रेशर के बारे में। तो वाटर प्रेशर क्या होता है आप समझ सकते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट प्रेशर है कौन सा, आपका वाटर प्रेशर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि आपका मेनली जो हम लोग डैम बना रहे हैं उसको अपन बनाई क्यों रहे हैं, ताकि आपका वाटर स्टोर हो सके। तो कितने अमाउंट में वाटर स्टोर होता है और उसको इतना अत्यधिक आपका प्रेशर पड़ता है आपके डैम पे। तो देखेंगे वाटर प्रेशर इज द मोस्ट मेजर एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन सच अ डैम। द हॉरिजॉन्टल वाटर प्रेशर exerted by the weight of the water stored on the upstream side on the dam can be estimated from the rule of hydrostatic pressure distribution। देखो एक्चुअल में क्या होता है, अगर आप हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जानते हो, आपने अगर सॉइल पढ़ा होगा तो पढ़े होगे आप लोग, ठीक है। अगर ये हमारा डैम है ना, अगर ये हमारा डैम है और पीछे इसके क्या है, वाटर स्टोर्ड है ना। ये क्या आपका वाटर स्टोर्ड है, आपका ये वाटर स्टोर्ड हो गया। तो आपका जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के अनुसार जो डैम पे जो आपका जो वेट आता है, जो प्रेशर पड़ रहा है, फोर्स पड़ रहा है, वो ऐसा इंक्लाइन पड़ता है, ठीक है। मतलब टॉप सरफेस पे सबसे कम होता है और बॉटम सरफेस पे सबसे ज़्यादा होता है। क्लियर है यहाँ तक का। जो आपका सरफेस वाटर है, सरफेस वाटर क्या है आपका, ये पोर्शन आपका क्या है, ये सरफेस वाटर है। सरफेस वाटर पे सबसे मिनिमम प्रेशर पड़ता है और सबसे टॉप जो फोर्स पड़ता है वो आपका कहाँ पे पड़ता है, बॉटम फोर्स पे पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक एच हो गया, ये क्या है आपका, ये हाइट हो गया, और नीचे क्या है आपका इसका बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को अपने को देखना है कि किस प्रकार से हम प्रेशर को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं, देखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मतलब सिंपल से ये चीज़ है, जो टॉप पोर्शन पे आपका क्या पड़ेगा, सबसे लो प्रेशर पड़ेगा, और सबसे बॉटम प्रेशर पे क्या पड़ेगा, बॉटम पार्ट में आपका मैक्सिमम प्रेशर, मैक्सिमम फोर्स वहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो इसी का एक बहुत बढ़िया थ्योरेटिकल पार्ट लिखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। थ्योरेटिकल पार्ट में नेक्स्ट बुक में है, देखो यहाँ पे आपका वाटर प्रेशर तो सबसे मोस्ट मेजर फोर्स है, ठीक है। सबसे जो मेजर फोर्स है, मतलब सबसे
ज़्यादा फोर्स किसका अप्लाई होता है, सबसे ज़्यादा फोर्स किसका आपका पड़ता है आपके डैम पे, वाटर का, ठीक है। बाद में ये सिल्ट आ गया, आपका वेव आ गया, वो सब बात की बात है, लेकिन सबसे जो बड़ा फोर्स जो अप्लाई होने वाला है, सबसे जो बड़ा फोर्स आपका आने वाला है वो कौन सा प्रेशर, आपका वाटर प्रेशर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है, इस चीज़ को पढ़ना, ये चीज़ वहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन द अपस्ट्रीम फेस ऑफ द डैम इज वर्टिकल द वाटर प्रेशर एक्ट्स हॉरिजॉन्टल। क्लियर यहाँ तक क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर आपका डैम का जो वर्टिकल फेस है जहाँ पे आपका पानी टकराने वाला है, अगर वो वर्टिकल होगा तो आपका जो प्रेशर पड़ने वाला है वो डैम पे वो कैसा पड़ेगा, आपका हॉरिजॉन्टल पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सा कॉमन सेंस आप तो पहले ही समझ गए होंगे इस चीज़ को। अगर डैम है, ये मेरा है ना, इस प्रकार से डैम बना हुआ है, और अगर डैम का ये फेस क्या है आपका वर्टिकल है, इसको बोल रहा है, ये पहला क्या बोल रहा है, अगर ये फेस आपका वर्टिकल है तो इसमें जो वाटर प्रेशर आने वाला है वो कैसा आएगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाटर प्रेशर यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझिए आप, यहाँ पे अगर यहीं पे अगर ये चीज़ ऐसा इंक्लाइंड होता, ठीक है। यहाँ पे एक और कंडीशन है, कंडीशन देखेंगे आगे कि अगर ये मेरा डैम है और ये जो पीछे वाला जो वर्टिकल वॉल है वो वर्टिकल ना होकर थोड़ा इंक्लाइंड हो जाएगा, इस प्रकार से, इस प्रकार का भी डैम भी होता है, तो उसमें किस प्रकार के फोर्सेस पड़ेंगे वो भी अपन देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मेन ये जो पॉइंट है बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसको भी आप ऐड कर सकते हो, ये वाला, ठीक है। When the upstream face of the dam is vertical, the water pressure acts horizontal, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये BCF मुनियरमा का बुक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे इसी में, ठीक है। हमने थ्योरेटिकल पार्ट में क्या देख लिया, वाटर प्रेशर इज द मेजर एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सच अ डैम, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल वाटर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द वाटर स्टोर्ड ऑन द अपस्ट्रीम साइड ऑन द डैम कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम रूल ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हम लोग जो वेट है, वेट ऑफ वाटर अपन कैसे निकाल सकते हैं, जो डैम के पीछे अपस्ट्रीम साइड में जो जितना भी वाटर स्टोर्ड है उसका आप वेट कैसे निकाल पाओगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन के सहायता से, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे इस चीज़ को, विच इज ट्रायंगुलर इन शेप, मैं आपको ये बता रहा था जो आपको अभी मैं आपको डायग्राम बना के दिखाया था ट्रायंगल वाला, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, विच इज ट्रायंगुलर इन शेप एज शोन इन फिगर, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। आगे पढ़ेंगे, व्हेन द अपस्ट्रीम फेस इज वर्टिकल द इंटेंसिटी इज जीरो एट द वाटर सरफेस एंड इक्वल टू गामा डब्ल्यू एच एट द बेस, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ बता रहा था कि जो आपका वाटर सरफेस का जो लेवल है, जब आपका पानी भरे रहता है तो जब जो आपका सरफेस लेवल है, जो टॉप सरफेस लेवल है वाटर का, वहाँ पे सबसे कम लोड आता है और सबसे बॉटम पे सबसे ज़्यादा लोड आता है। तो बॉटम पे जो लोड की वैल्यू आने वाली है उसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे, गामा डब्ल्यू इंटू एच। गामा डब्ल्यू क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर, एंड एच इज द टोटल हाइट, ठीक है। तो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल वेट वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। गामा डब्ल्यू तो आपको पता ही होगा, आप सवाल में पढ़े होगे, गामा डब्ल्यू इंटू एच, है ना। तो ये चीज़ आपका गामा डब्ल्यू इंटू एच, ये बेस में यहाँ पे पड़ेगा गामा डब्ल्यू इंटू एच। मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम सही तरीके से, ठीक है। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा होगा मेरे ऊपर जस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो डैम जो वाटर की हाइट है उसे अपन कितना ले रहे हैं, एच ले रहे हैं, और जो नीचे का जो बेस है वो कितना है, गामा डब्ल्यू इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आपका जो रिजल्टेंट फोर्स कितना काम करेगा, ठीक है। हमको देखना, हमको पता ये करना है कि डैम पे हमारा रिजल्टेंट फोर्स कैसे काम करेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए आपको बस निकालना है एरिया जो ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो फॉर्मूला आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपको रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे अप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हाइट कितना है, हाइट h है, और आपका बेस कितना है, गामा डब्ल्यू इंटू एच है। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है ट्रायंगल का, एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, यही होता है। यहाँ पे अपन लिखेंगे इसकी वैल्यू को, इक्वल टू 1/2, बेस कितना है, गामा डब्ल्यू इंटू एच है ना, और हाइट कितना है, एच ही है, तो कितना हो जाएगा ये वैल्यू 1/2 गामा डब्ल्यू एच स्क्वायर, ठीक है। ये आपका मेन वैल्यू है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यही चीज़ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रेशर इक्वल टू। तो रिजल्टेंट फोर्स आप एरिया के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं यहाँ पे, क्लियर यहाँ तक का। तो वही चीज़ यहाँ पे डायग्राम में लिखा हुआ है, 1/2 गामा डब्ल्यू एच स्क्वायर कहाँ से आएगा, रिजल्टेंट फोर्स से अपन इसकी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है यहाँ पे, देखेंगे आगे। और कहाँ थे अपन, वेयर गामा डब्ल्यू इज यूनिट वेट ऑफ वाटर एंड एच इज अ डेप्थ ऑफ वाटर, ठीक है। द रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू दिस एक्सटर्नल वाटर इज इक्वल टू 1/2 गामा डब्ल्यू इंटू एच स्क्वायर, ठीक है। लास्ट में लिखा है यहाँ पे
ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा गामा डब्ल्यू इंटू एच स्क्वायर एक्टिंग एट h/3 फ्रॉम द बेस। जो आपका रिजल्टेंट फोर्स है वो कहाँ पे एक्ट करता है, मेनली बेस से h/3 हाइट पे, ठीक है, मतलब आपका 1/3 हिस्सा ऑफ हाइट में आपका क्या काम करेगा, आपका रिजल्टेंट फोर्स काम करता है, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट बहुत सारा है, तो क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये सब आपको याद करने के लिए अगर मुश्किल होता है तो करना क्या है, क्वेश्चन आएगा क्या कि फोर्सेज मतलब डिस्क्राइब द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ ग्रेविटी डैम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है एग्जाम में, ठीक है। तो आपको बस थ्योरेटिकल पार्ट भी ले सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाटर प्रेशर क्या होता है, जैसे कि हमने देखा अभी वाटर प्रेशर जो ऊपर वाले थ्योरेटिकल पार्ट है आप उतना भी लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक है इसमें, है ना, बहुत बड़े नंबर का आता है। तो ऊपर का टॉपिक लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे और हमारा हो जाएगा अपने लिखने के लिए, ठीक है। अलग से इसके अंदर का टॉपिक नहीं पूछता कि वाटर प्रेशर क्या होता है, सिल्ट प्रेशर क्या होता है, ऐसा नहीं पूछेगा। सिंपल से आपका क्वेश्चन पूछेगा क्या, डिस्क्राइब द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ग्रेविटी डैम। तो डिफरेंट फोर्सेज हैं, आप छोटे छोटे पॉइंट वहाँ पर लिख सकते हैं और ये डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, अगर आपका जो डैम है वर्टिकली होगा तो इस टाइप का आपका प्रेशर पड़ेगा, और वैसे ही अगर आपका ये डैम जो है अगर ये आपका साइड से थोड़ा हॉरिजॉन्टल आपका इंक्लाइंड होगा, इंक्लाइंड जैसे कि मैंने बात करा था ये वाला, ठीक है, इस डायग्राम को देखो, ठीक है। हमने एक कंडीशन पढ़ा था, अगर पीछे का जो वॉल है वो वर्टिकल रहेगा तो वाटर फोर्स आपका कैसा काम करेगा, हॉरिजॉन्टल काम करेगा। लेकिन अगर पीछे का जो वॉल है वो हल्का सा इंक्लाइंड होगा तो वाटर फोर्स वर्टिकली भी आपका यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर आपका वर्टिकल वॉल था तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स आ ही रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका इंक्लाइंड वॉल भी है, तो इंक्लाइंड वॉल के लिए यहाँ पे कौन सा प्रेशर पड़ेगा, यहाँ पे आपका वर्टिकल प्रेशर भी पड़ने वाला है, उस प्रेशर के भी कुछ वैल्यूज होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया आपका। और आपको चीज़ बताता हूँ, जैसे कि अगर आप डैम के जस्ट आगे डाउन स्ट्रीम साइड में भी अगर आपका पानी स्टोर रहता है तो उस वाटर का भी प्रेशर आपके डैम पे पड़ने वाला है। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे आपका डैम के डाउन स्ट्रीम साइड में भी आपका वाटर स्टोर है, जैसे कि हमने बराज में पढ़ा था और वियर में पढ़ा था स्टिलिंग बेसिन, ठीक है। और टाइप्स ऑफ वियर में आपको बताया था, क्रेस्ट बताया था, कुछ आपको स्टिलिंग बेसिन के बारे में बताया था। स्टिलिंग बेसिन क्या होता था, सिंपल सा जो डैम या वियर या बैराज के जस्ट बाद में हम लोग थोड़ा सा वाटर को स्टोर करके रखते हैं ताकि वाटर के प्रेशर को कम कर सकें, ठीक है। जो हाइड्रोलिक जंप आने वाला है उसको अपने को कम करना है। हाइड्रोलिक जंप क्या होता है उसका मैं अलग से टॉपिक बना दूंगा, उसको आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे, वही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपका डाउन स्ट्रीम साइड में भी अगर आपका वाटर वहाँ पे जमा है तो उसका भी सेम टू सेम वैसे ही फोर्स निकाल सकते हैं जैसे कि अपन आपका अपस्ट्रीम साइड पर निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे कैसा निकलेगा, यहाँ पे वॉल वर्टिकल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या नहीं है, आपका जो वॉल है वो वर्टिकल नहीं है, वर्टिकल नहीं है तो क्या यहाँ पे इंक्लाइंड है, तो यहाँ पे आपका फोर्स जो काम कर रहा है आपका एक यहाँ पे वर्टिकल फोर्स भी यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। तो यही सब चीज़ यहाँ पे आपको यहाँ थ्योरेटिकल पार्ट में लिखा हुआ है, देख सकते हैं जो कि अभी आपने बताया। देखो यहाँ पे व्हेन द अपस्ट्रीम फेस इज पार्शियली वर्टिकल एंड पार्शियली इंक्लाइंड द रिजल्टेंट वाटर फोर्स कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फोर्सेस निकालने का आ गया, आप बस रिजल्टेंट फोर्स निकालोगे, रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू ही क्या रहेगी आपकी, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स रहेगा, ठीक है। कंपोनेंट देख सकते हैं 1/2 गामा डब्ल्यू इंटू एच स्क्वायर। कैसे आया आप देख सकते हैं, आप जैसे कि जो हाइट टोटल हाइट था और बेस कितना था गामा डब्ल्यू इंटू एच, दोनों को आप एरिया निकालोगे 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये आपका आ जाएगा गामा डब्ल्यू इंटू एच। ये कहाँ पे काम करता है, h/3 हाइट पे, फ्रॉम द बेस टू द h/3 हाइट पे आपका रिजल्टेंट फोर्स आपका काम करता है, एकदम मेनली आपका फोर्स एक्ट होता है, ठीक है। इसके बाद लास्ट लाइन पढ़ेंगे, वैसे अपने को क्या निकालना है, वर्टिकल कंपोनेंट भी निकालना है। और यहाँ पे देख सकते हैं सिमिलरली इफ देयर इज अ टेल वाटर ऑन द डाउन स्ट्रीम साइड इट विल हैव हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट एज शोइन फिगर, ठीक है। तो आपको ये डायग्राम बनाना है अगर एग्जाम में आता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाटर प्रेशर को आप बड़ा लिख सकते हो, बाकी जो नीचे के जो प्रेशर है उसको अपन थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला आपका काम हो गया क्या, वाटर प्रेशर के बारे में। इसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट वन पढ़ते हैं अपलिफ्ट प्रेशर, ठीक है। अपलिफ्ट प्रेशर क्या होता है, याद होगा आप लोग हमने जब फाउंडेशन ट्रीटमेंट पढ़ा हुआ था, ठीक है, फाउंडेशन ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेविटी डैम, तब वहाँ पे अपलिफ्ट प्रेशर आ रहा था। उस अपलिफ्ट प्रेशर को कम करने के लिए हम क्या कर रहे थे, वहाँ पे थोड़ा सा होल करके, पतला सा होल करके वहाँ पे ग्राउट कर रहे थे, ताकि जो सीपेज वाटर है उसको लॉन्ग रूट तय करना पड़े और लॉन्ग रूट से उसकी मात्रा कम हो जाए और वहाँ पे फोर्सेस की अमाउंट अपलिफ्ट प्रेशर जो पड़ने वाला है वो कम से कम वहाँ पे पड़े, ठीक है। तो मेनली अब जो अपलिफ्ट प्रेशर क्या होता है, देखो इस डायग्राम से समझना, जो वाटर होता है ना, जो वाटर है ऐसा, ये वाटर है, ये नीचे से ऐसे सीप करता है, ठीक है, यहाँ से ऐसा सीप करेगा,
ठीक है, कुछ ना कुछ अमाउंट में सिप करेगा। तो सिप करने से होता क्या है, जब ये सिप कर रहा था तो सिप करने से वाटर जो डैम के वेट के कारण ये जो वाटर है यहाँ पे क्या करेगा, पाइप बना दे, पाइपिंग कर देते हैं। आप सॉइल पाइपिंग पढ़े होंगे, हल्का हल्का सा आपका लाइनिंग बन जाता है, जो हल्का हल्का सा छिद्र बन जाता है, उसके अपन क्या बोलते हैं, सॉइल पाइपिंग बनता है। आपका सीपेज से क्या बन जा रहा है, यहाँ पे सॉइल पाइपिंग बन जा रहा है। और डैम के वेट के कारण आपका, आप देखना, आप जैसे कि लद्दी वद्दी में अगर पैर मारते हैं तो जैसे पैर मारोगे तो वाटर ऊपर फेंकाता है ना, तो वैसा ही समझो ये जो आपका जो डैम है वो एक प्रकार का पैर हो गया, आपका फुट हो गया। और फुट जब वहाँ पे आपका पड़ रहा है, नीचे पोर्शन में पड़ रहा है, तो वाटर को वो ऊपर फेंकेगा। तो वही एक प्रकार का क्या अपलिफ्ट प्रेशर यहाँ पे काम कर रहा है ना। तो जब आपका अगर वाटर डैम के नीचे जमा हो जा रहा है तो डैम के वेट से वो दबेगा और वाटर ऊपर आने की कोशिश करेगा। तो उसी के कारण आपका यहाँ पे अपलिफ्ट प्रेशर काम करेगा, है ना। तो ये अपलिफ्ट प्रेशर अच्छा चीज़ नहीं है, ये जो फोर्सेस आने वाले हैं जो ये अच्छा चीज़ नहीं है ना, नहीं आना चाहिए, कम से कम आना चाहिए। तो ये इसीलिए अपलिफ्ट प्रेशर आपका मेन कॉज था डैम के फिल होने के कारण में थे, ठीक है। इसलिए अपन क्या करते थे, फाउंडेशन ट्रीटमेंट में अपलिफ्ट प्रेशर ना पड़े, इसलिए हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे आपको याद होगा तो हमने यहाँ पे क्या किया था, ग्राउटिंग किया था, है ना। ऐसा पतला पतला पाइप बनाया था ऐसा करके, और ये क्या किया था अपन, यहाँ पे ग्राउट किए थे ताकि जो सीपेज वाटर है उसको जाने के लिए लॉन्ग रूट तय करना पड़े और आपका सीपेज यहाँ पे जो अपलिफ्ट प्रेशर है कम से कम पड़े, ठीक है। तो ये चीज़ अपन देखे थे पहले भी। तो अपलिफ्ट प्रेशर पढ़ेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे water seeping through the pores, cracks and fissures of the foundation material, and water seeping through dam body and then to the bottom through the joints between the body of the dam एंड इट्स फाउंडेशन एट द बेस। मतलब सिंपल सा बात ये लिखना है आप लोगों को, जब वाटर सीप होके, जब वाटर क्या होगा, फाउंडेशन आपका जो डैम के फाउंडेशन के नीचे सीप होते हुए जाएगा तो डैम के वेट के कारण आपका यहाँ पे क्या जनरेट होगा, एक आपका यहाँ पे अपलिफ्ट प्रेशर जनरेट होगा, ठीक है। इसको कम करने के लिए अपन वहाँ पे ग्राउटिंग कर सकते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था, याद होगा आप लोग को, ठीक है। तो ये सब चीज़ अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसका मैं आपको इजी एक डेफिनेशन दिखाता हूँ, बीसी फुनिया में इजी डेफिनेशन लिखा है इसका। जैसे कि देखो अपलिफ्ट प्रेशर होता ही क्या है इसके बारे में देखेंगे अभी अपन। देखो यहाँ पे, यहाँ से पढ़ना, इस वाले पॉइंट से पढ़ना, द अपलिफ्ट प्रेशर इज डिफाइंड एज द अपवर्ड प्रेशर ऑफ वाटर एज इट फ्लोज और सिप्स थ्रू द बॉडी ऑफ द डैम और इट्स फाउंडेशन। अ पोर्शन ऑफ द वेट ऑफ द डैम विल बी सपोर्टेड ऑन द अपवर्ड प्रेशर ऑफ वाटर, हैज नेट फाउंडेशन रिएक्शन ड्यू टू द वर्टिकल फोर्स विल रिड्यूस। तो मेन आपको यहाँ पे यही चीज़ लिखा जाएगा, समझा रहा था, जब वाटर आपका सीप होते हुए जाएगा आपके डैम के नीचे से, डैम के फाउंडेशन के नीचे से, तो डैम के वेट के कारण वहाँ पे एक अपवर्ड प्रेशर जनरेट होगा। वही अपवर्ड प्रेशर से आपका क्या जनरेट होता है, यहाँ पे अपलिफ्ट प्रेशर यहाँ पे जनरेट होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपलिफ्ट प्रेशर में, ठीक है। ऊपर भी लिखा हुआ है, वाटर हैज टेंडेंसी टू सीप थ्रू द पोर्स एंड फीचर्स ऑफ द फाउंडेशन मटेरियल, इट ऑल्सो सीप्स थ्रू द जॉइंट्स बिटवीन द बॉडी ऑफ द डैम एंड इट्स फाउंडेशन एट द बेस एंड थ्रू द पोर्स ऑफ द मटेरियल इन द बॉडी ऑफ द डैम। द सीपिंग वाटर एक्सर्ट्स प्रेशर एंड मस्ट बी अकाउंटेड फॉर इन द स्टेबिलिटी कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप लिखेंगे और यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं, बनाना है तो, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम एक बना के दिखा रहा था। डायग्राम को बनाना ये है छोटा सा, कि आपको बनाना है एक छोटा सा डैम ऐसा, है ना। उल्टा बन रहा है, चलो उल्टा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये डैम बना लिए, यहाँ पे आपका क्या रहेगा, आपका वाटर स्टोर्ड है ना। और आपका अगर ये सीप होते हुए जा रहा है, ऐसा करके ये सीप होते हुए जा रहा है, तो वाटर क्या करेगा, यहाँ पे ऊपर आपका अपलिफ्ट प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट होगा, ठीक है, अपवर्ड प्रेशर यहाँ पे जनरेट होगा। तो यही कि आपका ये अपलिफ्ट प्रेशर है, ये आप यहाँ पे डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा बना लेना डायग्राम आप यहाँ पे। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या था इसमें, अपलिफ्ट प्रेशर के बाद देखो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है सही, ठीक है। तो इसी डायग्राम की बात कर रहा था, उस बुक में नहीं दिया था, मैं इस बुक में दिया है, तो इस बुक में आप डायग्राम बना सकते हैं ये वाला, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं अपलिफ्ट प्रेशर कैसे पड़ रहा है, यहाँ पे भी कैसा पड़ रहा है, ये आपका ट्रापेजॉइडल शेप में यहाँ पे आपका क्या पड़ रहा है, अपलिफ्ट प्रेशर यहाँ पे पड़ रहा है, ठीक है। तो ये दो डायग्राम बनेगा आपका, एक विदाउट ड्रेनेज गैलरी है और आपका विथ ड्रेनेज गैलरी है, क्लियर है। आप दोनों में से कोई सा भी एक डायग्राम बना सकते हैं, क्लियर है यहाँ तक का। इसके बाद आगे देखते हैं, पूरा कैलकुलेशन पार्ट है, बहुत सारा इसमें बहुत ही लेंथी टॉपिक है ये, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे सिर्फ आपका थ्योरेटिकल पार्ट के लिए, तो थ्योरेटिकल पार्ट अभी अपन पढ़ते हैं सिंपल, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अर्थक्वेक फोर्स। अर्थक्वेक फोर्स में हमने देखा, मैं आपको बता रहा था कि जो जोन आपका अर्थक्वेक प्रोन एरियाज हैं, जहाँ पे अर्थक्वेक आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, जहाँ पे आते रहता है, तो उस एरिया पे बस आपका अर्थक्वेक फोर्स वहाँ पे अप्लाई होगा। बाकी जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, जो हिस्से आपके जहाँ पे अर्थक्वेक नहीं आते हैं वहाँ पे अर्थक्वेक फोर्स आएगा भी नहीं, है ना। जहाँ पे अर्थक्वेक आता है वहाँ पे अर्थक्वेक फोर्स आएगा, जहाँ पे अर्थक्वेक नहीं आता वहाँ पे अर्थक्वेक फोर्स नहीं आएगा, ठीक है। तो इतनी बात को समझना, आगे देखते हैं इसी में, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इफ द डैम टू बी डिजाइन इस
to be located in a region which is susceptible to earthquake, allows must be made for the stress generated by the earthquake। मतलब यहीं पे वही चीज़ लिखा है, जहाँ पे earthquake एरियाज हैं वहीं पे आपका earthquake फोर्स आएगा, और जहाँ पे earthquake जो एरिया जोन नहीं है वहाँ पे earthquake फोर्स आपके डैम पे नहीं आएगा। लेकिन जगह आपका जो earthquake होता है ना, पूरा का पूरा आपका कैसा आता है, आपका earthquake जो फोर्सेस हैं वो ज़रूरी नहीं आपका वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है या इंक्लाइंड है, वो सारे के सारे डायरेक्शन में आपके क्या आते हैं, आपके earthquake फोर्स वहाँ पे आते हैं। जैसे कि आपका ये डैम का बॉडी है, ये ऐसा भी हिल सकता है, ऐसा भी हिल सकता है और ऐसा भी हिल सकता है, कैसा भी ये हिलेगा। और तो ये अर्थक्वेक के कारण आपका डैम का पूरा का जो डैम है उसमें डिफरेंट टाइप के फोर्स आएंगे। जब आपका अर्थक्वेक ऐसा हो रहा है तो वहाँ पे आपके जो डैम के जो पीछे आपके जो वाटर सेव है, वो जो वाटर है वो आपका वेव फोर्स मारेगा। कहाँ पे मारेगा, आपके जो डैम का जो वर्टिकल पार्ट था ऑपोजिट साइड में, वहाँ पे आपका वेव फोर्स वहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो वेव फोर्स क्या होता है वो भी अपन देख लेंगे यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको लिखना है, इफ द डैम टू बी डिजाइन इज टू बी लोकेटेड इन अ रीजन विच इज सब्सेप्टिबल टू अर्थक्वेक, allowance must be made for the stress generated by the earthquake. An earthquake produces waves which are capable of shaking the earth upon which the dam is resting in every possible direction। वही बता रहे हैं यहाँ पे, जब मैंने आपको बताया कि कोई भी यहाँ पे डायरेक्शन नहीं होता है आपका अर्थक्वेक का, किसी भी डायरेक्शन पे आपका अर्थक्वेक आएगा, किसी भी एवरी पॉसिबल डायरेक्शन पे पूरा आपका जो डैम को पूरा शेक कर डालेगा। अगर आपका अर्थन डैम है तो पूरा जो अर्थ है, जो आपका मिट्टी है, पूरा वहाँ पे खतबदा जाएगा, पूरा पूरा इसको शेक कर डालेगा। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को देखना है इसके बारे में। तो आगे पढ़ते हैं इस चीज को। द इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक इज देयरफॉर इक्विवेलेंट टू इम्पार्टिंग एन एक्सेलरेशन टू द फाउंडेशन ऑफ द डैम इन द डायरेक्शन इज विच द वेव इज ट्रेवलिंग एट द मोमेंट। ठीक है, तो वही चीज़ बता रहा है, जिस पोर्शन पे आपका वेव ऐसा मूवमेंट हो रहा है उसी पोर्शन का जो आपका जो वहाँ पे जैसे टकराएगा तो फाउंडेशन को वो शेक करने की कोशिश करेगा, पूरा ओवरटर्न करने की भी यहाँ पे कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो अर्थक्वेक वेव में मूव इन एनी डायरेक्शन एंड डिजाइन पर्पस इट हैज़ टू बी रिजॉल्व इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। ठीक है, तो इसमें से आप कुछ लिख सकते हैं, जैसे ऊपर का पार्ट लिख सकते हैं, इसके बाद आप ये अर्थक्वेक वाला पोर्शन लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसा करके आप बहुत सारा थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको छोटे छोटे में परिवर्तित करके इसको आपके 10 नंबर के लायक बनाना है ना। इतना सारा थ्योरेटिकल पार्ट लिखेंगे तो ये खुद 10 नंबर का अकेला अर्थक्वेक फोर्स, है ना। तो इतना नहीं लिखना है, जो मेन पॉइंट है जो अपने को याद हो सकता है उतने अपने को लिखना है। इसके बाद जो नीचे वाला पोर्शन देख सकते हैं, इन इंडिया वाला, इन इंडिया इंटायर कंट्री हैज़ बिन डिवाइडेड इंटू 5 सिस्मिक जोन डिपेंडिंग ऑन द सेवरिटी ऑफ द अर्थक्वेक। मैंने आपको बताया था इंडिया में 5 जोन है अर्थक्वेक के, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। जोन 1 जो है वो लीस्ट एक्टिव जोन है, ऐसा मतलब जोन 1 ऐसा मत समझना जोन 1 ही भयानक होगा, यहाँ पे जोन 5 भयानक है। सबसे खतरनाक जोन कौन सा आपका, जोन 5। ठीक है, मोस्ट एक्टिव जहाँ पे अर्थक्वेक आते रहते हैं वो कौन सा एरिया आपका, जोन 5 है। ठीक है, जोन 1 जो है आपका लीस्ट एक्टिव, जैसे छत्तीसगढ़ है जोन 1 में आता है ना, ये लीस्ट एक्टिव, यहाँ अर्थक्वेक आते ही नहीं है, मिनिमम आते भी तो बहुत कम आता है, पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो ये चीज़ अपन देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद देखेंगे और देखो यहाँ पे सेवरिटी ऑफ द जोन, जोन 5 इज द मोस्ट सीरियस जोन एंड इंक्लूड्स हिमालयन रीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया। ठीक है, तो ये बस इतना लिख सकते हैं आप। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला आपका जो प्रेशर है अर्थक्वेक फोर्स हो गया। इसके बाद सीधा आते हैं लास्ट पॉइंट पे, बहुत सारे यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रेशर है वो कौन सा आपका सिल्ट प्रेशर है। जैसा आपको पता होगा कि जैसे कि जो नदी नाले बहते हैं उसके साथ ही साथ बहते बहते पानी के साथ ही साथ क्या बहते हैं, वहाँ पे मिट्टी बहते हैं, रेती बहते हैं साथ ही साथ, और वो आके आपके डैम पे जमा हो जाते हैं। ठीक है, तो वही जो आपके मिट्टी वहाँ पे मिट्टी या रेती वहाँ पे जो जमा हो जा रहे हैं, उस मिट्टी या रेती का भी आपका डैम पे वेट पड़ता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, सिल्ट प्रेशर बोलते हैं। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, द रिवर ब्रिंग्स सिल्ट्स एंड डेब्रिस अलॉन्ग विद इट, द सिल्ट स्लोट गेट डिपॉजिट इन एन एप्रिशिएबल एक्सटेंट व्हेन द डैम इज कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, मतलब सिंपल सा बात ये समझ सकते हैं, आपको इतना तो पता ही है सबको अच्छे तरीके से। जैसे कि डैम है और यहाँ पे आपका डैम हो गया और यहाँ पे आपका रिवर है। ठीक है, ये क्या आपका रिवर है, रिवर साथ साथ क्या करेगा आपका यहाँ पे मिट्टी भी लाएगा, है ना। यहाँ पे क्या लाएगा, वो आपका मिट्टी भी लाएगा, जो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जमा हो जाएगा। तो ये जो जमा हो रहा है यहाँ पे मिट्टी जो जमा हो रहा है, सिल्ट यहाँ पे जो जमा हो रहा है, इसका लोड भी क्या पड़ेगा आपका डैम पे पड़ेगा। तो वो डैम पे कितना लोड पड़ेगा उसी को अपन देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि सिल्ट है, क्या है ये आपका, ये अर्थ है, तो यहाँ पे अपन क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि जो अपन निकालते थे यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स निकाल रहे थे 1/2 बेस इंटू हाइट या 1/2 गामा
डब्ल्यू इंटू एच स्क्वायर में यहाँ पे आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर भी यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई होगा, तब जाके आपको यहाँ पे टोटल सिल प्रेशर अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल से ये चीज़ है। जैसे कि आगे देखेंगे यहाँ पे, द डैम इज देयरफॉर सब्जेक्टेड टू सिल्ट प्रेशर इन एडिशन टू द वाटर प्रेशर इफ गामा सबमर्ज्ड, जो गामा एस लिखा है वो क्या आपका गामा सबमर्ज्ड है। ठीक है, इफ गामा सबमर्ज्ड इज द सबमर्ज्ड यूनिट वेट of silt and phi is the angle of internal friction and hs is the height of which the silt is deposited, the silt pressure is given by। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इस प्रकार से निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था क्या, आपने जो जैसा अपन रिजल्टेंट फोर्स निकाला था वो तो वैसे ही है, गामा डब्ल्यू इंटू 1/2 गामा डब्ल्यू एच एस पर निकाले थे हम लोग। तो यहाँ पे बस क्या आपका हम लोग अगर अपन सिल्ट प्रेशर निकाल रहे हैं तो सिल्ट प्रेशर में क्या आ जाएगा, वहाँ पे गामा डब्ल्यू था यूनिट वेट ऑफ वाटर था, यहाँ पे क्या है आपका सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ आपका सिल्ट है। ठीक है, और यहाँ जहाँ पे अपन देखे थे जो एच स्क्वायर लिख रहे थे पहले अपन, वो क्या था आपका हाइट ऑफ वाटर था, और यहाँ पे जो एच एस लिख रहे हैं वहाँ पे क्या आपका हाइट ऑफ सिल्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, आपका सिल्ट प्रेशर निकाल सकते हैं। देखेंगे यहाँ पे तो आपका जो सिल्ट प्रेशर कैसे निकालेंगे, 1/2 गामा सबमर्ज्ड इनटू हाइट ऑफ सिल्ट का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हाइट ऑफ सिल्ट का स्क्वायर कैसे होगा समझा देता हूँ एक बार अच्छे से, जैसे कि इसका क्लियर डायग्राम बना देते हैं। डायग्राम भी आप लोग बना लेना, बनाना होगा तो कोरा पेज खोजते हैं, ये कोरा मिल गया अपने को। तो सिंपल सा अगर ये आपका डैम है, ठीक है, ये डैम है और डैम के पीछे आपका क्या है, वाटर स्टोर है, ऐसा वाटर स्टोर है पूरा। ठीक है, और पीछे में से क्या है यहाँ पे, सपोज यहाँ पे क्या है पूरा, यहाँ पे सिल्ट जमा हो गया, क्या है यहाँ पे आपका सिल्ट जमा है। ठीक है, प्रेशर नहीं लग रहा है, ये कि आपका सिल्ट है। ठीक है, सिल्ट सैंड कुछ भी बोल सकते हो आप, यहाँ पे सिल्ट जमा हो गया। तो आपने क्या करना है, सिर्फ इस सिल्ट प्रेशर निकालना है, इस सिल्ट का प्रेशर निकालना है। इस सिल्ट में आप वाटर का प्रेशर ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या निकालना है, बस अपने को सिल्ट प्रेशर निकालना है। तो जो सिल्ट का प्रेशर है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, इसका हाइट ऑफ सिल्ट हो जाएगा, और जो बेस है इसका, बेस में कितना लग रहा है यहाँ पे गामा सबमर्ज्ड, मतलब यूनिट वेट ऑफ सबमर्ज्ड सिल्ट का निकाल रहे हैं, गामा सबमर्ज्ड, ये गामा सबमर्ज्ड हो गया। ठीक है, और यहाँ पे गामा सबमर्ज्ड इनटू यहाँ पे क्या लिखा आएगा, एच एस आएगा, तब जाके आप लोग यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, इसका पूरा वेट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ बस यहाँ पे है। फिर अपन क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, जो h/3 हाइट पे आएगा, इसका क्या आ जाएगा यहाँ पे, पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 आपका गामा एस समझ हो गया, यहाँ पे डैश लगा देते हैं बस समझ में, और यहाँ पे एच एस का स्क्वायर। ठीक है, 2 हाइट इंटू बेस करेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसा जाएगा, ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट करोगे तो आपको ये फॉर्मूला आ जाएगा। बस यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई कर क्या करना है, आपको सिल्ट प्रेशर के ए, ठीक है, क्या करना है यहाँ पे सिल्ट प्रेशर, आपको पता है। ठीक है, एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या होता है, 1 - sin phi, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 + sin phi। ठीक है, आपको बस यही करना है, यहाँ पे सिल्ट प्रेशर आपका यहाँ पे एक्टिव अर्थ प्रेशर यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका मेन फॉर्मूला ऐसा ही था, बस आप ऐसा बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 PS इक्वल टू, मतलब सिल्ट प्रेशर इक्वल टू 1/2 गामा सबमर्ज्ड इनटू हाइट ऑफ सिल्ट का स्क्वायर हो जाएगा, 1 - sin phi 1 + sin phi। ये कहाँ से आया, ये आपका के ए है, क्या है ये आपका के ए, मतलब क्या है आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर है, क्या है ये आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर। क्लियर है यहाँ तक का, इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें थ्योरेटिकल पार्ट अच्छा दिया हुआ था और इसमें भी दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे पी सिल्ट इक्वल टू 1/2 गामा सबमर्ज्ड इनटू एच स्क्वायर इनटू के ए। के ए क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 - sin phi डिवाइडेड बाई 1 + sin phi। फाई क्या है आपका इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ होगी आपका यहाँ पे सिल्ट प्रेशर के बारे में। अब नेक्स्ट प्रेशर के बारे में देखते हैं। तो वेव प्रेशर, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रेशर है वो क्या आपका वेव प्रेशर है। तो वेव प्रेशर क्या होता है, तो वेव प्रेशर के बारे में समझते हैं। आप पहले ये समझिए, जो नदी होता है या समुद्र होता है वहाँ पे वेव आता ही क्यों है। ठीक है, वेव क्यों आता है, क्योंकि उसके ऊपर हवा चलती रहती है। किसके ऊपर, आपके सतह पे अगर हवा चलेगा तो हवा चलने से आपका वेव का जनरेशन होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका विंड के जरिए आपका यहाँ पे वेव आ रहा है। क्लियर यहाँ तक का, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो देखेंगे इस चीज़ को। देखो यहाँ पे पढ़ो, वेव प्रेशर में वेव्स आर जनरेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द रिजर्वायर बाय द ब्लोइंग विंड्स विच कॉसेस अ प्रेशर टुवर्ड्स द डाउनस्ट्रीम साइड। ठीक है, तो आपको क्यों पड़ रहा है, आपका जो वेव क्यों आ रहा है, आपके विंड्स के कारण। ठीक है, अगर विंड आपका बहुत तेजी से चलेगा तो आपका यहाँ पे वेव भी बहुत बड़ा आ सकता है। ठीक है, तो इसको समझ सकते हैं, वेव आर जनरेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द रिजर्वायर बाय द ब्लोइंग विंड्स विच कॉज द प्रेशर टुवर्ड्स द डाउनस्ट्रीम साइड। और जो वेव प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, वेव की हाइट पे, कि कितना आपका हाइट आने वाला है। जितना ज़्यादा हाइट रहेगा वेव का, उतना ज़्यादा आपके अप स्ट्रीम साइड का जो आपका जो वर्टिकल आपका जो एरिया है डैम का, वहाँ पे आपका ज़्यादा फोर्स पड़ेगा अगर आपका
आपका वेव का हाइट ज़्यादा रहेगा तो, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, वेव प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द वेव हाइट और वेव हाइट में बी गिवन बाय द इक्वेशन। ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन से अपन क्या निकाल सकते हैं, वेव का हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो जरूरी, अभी तो ज़रूरी नहीं है, अब अपन क्या काम है, बस आपका थ्योरेटिकल पार्ट से, ठीक है। अपने को क्या लिखना है, एग्जाम में थ्योरेटिकल पार्ट लिखना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा अलग से। इसका जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, कॉम्पिटिशन का एग्जाम होता है, उसमें आपको ये सब फॉर्मूला का यूज़ आएगा, जैसे कि हाइट ऑफ वेव निकालने का, सिल्ट प्रेशर निकालने का, अर्थ से प्रेशर निकालने का, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसको भी अपन देख लेंगे बाद में, ठीक है। अभी बस अपन थ्योरेटिकल पार्ट कवर करते हैं। तो वेव क्यों आ रहा है आपका, ब्लोइंग विंड के कारण, जो आपके समुद्र, आपका जो सतह, जो आपका वाटर सरफेस है, वाटर सरफेस के ऊपर जो आपका हवा चल रहा है, उस हवे के कारण, उस विंड के कारण आपका यहाँ पे क्या आता है, आपका लहर उत्पन्न होता है, वेव उत्पन्न होता है। और वेव का जो हाइट है वो किस पे डिपेंड करना है, यहाँ पे वो जितना ज़्यादा वेव का हाइट रहेगा उतना ज़्यादा आपका प्रेशर आपका कहाँ पड़ेगा, आपके ऑपरेशन साइड पे, जो आपका डैम का ऑपरेशन साइड है वहाँ पे आपका प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आपका वेव प्रेशर है। इसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, ये डायग्राम बना सकते हैं सिंपल सा, देखो यहाँ पे डायग्राम, ये डिटेल डायग्राम मत बना देना, ठीक है, सिंपल आप डायग्राम बना सकते हैं, ये बॉक्स बना सकते हो। फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये आपका नॉर्मल वाटर लेवल है, और जब आपका वेव आएगा तो वेव कैसा आ रहा है, यहाँ पे इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन के हिसाब से डायग्राम बना हुआ है, कैलकुलेशन भी अपन देखेंगे बाद में, अभी बस अपन थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर रहे हैं। तो डायग्राम अपन देख सकते हैं इस प्रकार से, क्लियर है। तो ये था आपका क्या, वेव प्रेशर था, क्लियर है। वेव प्रेशर के बाद अपन नेक्स्ट प्रेशर में आते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रेशर है, ठीक है, उसका नाम क्या है, आपका आइस प्रेशर है, ठीक है। आइस प्रेशर कहाँ पे आएगा, ऐसे कंट्रीज जो कोल्ड रीजन कंट्रीज है, जहाँ पे बर्फ जमते हैं, ठीक है, उस एरिया पे बस आपका क्या आएगा, आपका आइस प्रेशर आएगा। आइस प्रेशर आता भी कैसे है, देखो कई बार क्या होता है, कई सारी कोल्ड कंट्रीज, ऐसे कोल्ड कंट्रीज हैं जहाँ पे आपका 6 महीना बर्फ जमता है, 6 महीना आपका नॉर्मल आपका समर सीजन रहता है, ठीक है। तो ऐसे जो कंट्रीज हैं जहाँ पे आपका समर एंड विंटर दोनों आ रहा है, जहाँ पे बर्फीला मौसम आ रहा है, तो वैसे जगह में क्या होता है, पानी तो जब आपका समर सीजन में क्या होता है, पानी पिघला हुआ रहता है, लेकिन जब वो बर्फ जमता है तो उसका जो एक्सपांशन होता है, किसका, आपका बर्फ का क्या होता है, और एक्सपांशन होता है, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर चेंज होता है वैसे वैसे आपका जो आइस है, आइस का एक्सपांशन होता है। तो उसी एक्सपांशन के कारण आपके डैम पे बहुत ज़्यादा आपका थ्रस्ट पड़ता है, ठीक है, एक्सपांड होगा। अगर आपका बर्फ जमा है पहले से और वो और एक्सपांड हो रहा है, ठीक है, कोई चीज़ वहाँ पे जमा हुआ है वो और फैल रहा है, तो अलग से वहाँ पे क्या होगा, आपका डैम के जो कॉन्क्रीट है होगा वहाँ पे अलग से आपका थ्रस्ट फोर्स काम करेगा, ठीक है। तो वो फोर्स किस प्रकार का आपका यहाँ पे, इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे आइस प्रेशर बोल रहे हैं। तो इस चीज को पढ़ेंगे, यहाँ पे देखो, द आइस प्रेशर इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर डैम्स कंस्ट्रक्टेड इन अ कोल्ड कंट्रीज और हायर एलिवेशन। द आइस फ्रॉम्ड ऑन द वाटर सरफेस ऑफ द रिजर्वायर इज सब्जेक्टेड टू एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू द टेम्परेचर वेरिएशन। जैसे कि ये चीज़ यहीं पे बोल रहा है, जैसे कि यहाँ पे बताया रहा है कि अगर आपका जो अगर आपका बर्फीला मौसम और ज़्यादा बर्फीला हो रहा है और ज़्यादा आपका लोअर टेम्परेचर जा रहा है, तो जो आपका जो बर्फ है वो आपका क्या होगा, एक्सपांड होगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। जब आपका गर्मी का सीजन आएगा, जब आपका बर्फ पिघलेगा, तो आपका जो बर्फ है, जो आपका जो आइस है, वो क्या होगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, कम होगा, है ना। तो इस चीज़ का ऐसा समझ सकते हैं, टेम्परेचर वेरिएशन के कारण आपका क्या होगा, वहाँ पे आपका बर्फ का भी एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। जैसे कि आप रोड का पढ़े होगे एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, आप पढ़ोगे रेल का पढ़ेंगे एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, वैसा ही आइस का, आइस बढ़ रहा है तो एक्सपांड हो रहा है, आइस छोटा हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन ऑफ द आइस बीइंग 5 times more than of concrete, the dam face has to be resist the force due to the expansion of ice. This force acts linearly along the length of the dam at the reservoir level, ठीक है। तो बस आपको ये ऊपर वाले लाइन बस लिखनी है, आइस प्रेशर कैसे काम कर रहा है, आइस प्रेशर कहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कोल्ड कंट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट है। आइस में एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन है तो ज़्यादा फोर्स काम नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आपका जो बर्फ है, बर्फ जमा हुआ है और वो एक्सपांड हो रहा है, तो वहाँ पे बहुत ही खतरनाक टाइप का वहाँ पे थ्रस्ट पैदा होगा, बहुत ही ज़्यादा आपका डैम पे फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये आपका आइस प्रेशर है, आइस प्रेशर को अपन ऐसा लिख सकते हैं, क्लियर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रेशर के बारे में। इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है, इसमें लास्ट फोर्सेस, जो लास्ट प्रेशर है वो क्या, आपका सेल्फ वेट ऑफ द डैम या वेट ऑफ द डैम, ठीक है। तो वेट ऑफ डैम जैसे कि हमने पहले क्लास से पढ़ रहे हैं कि जो ग्रेविटी डैम होता है, ग्रेविटी डैम में उसका जो खुद का वेट के कारण इतने अमाउंट ऑफ वाटर को वो उसके लोड को ये रेजिस्ट कर पाता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, आपके वेट ऑफ डैम कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेशन में वो ये चल जाएगा पता कि जितना अमाउंट ऑफ फोर्स आपका आने वाला है वो ये डैम झेल पाएगा कि नहीं, ठीक है। आपका वेट ऑफ डैम अगर आप पहले ही निकाल लेते हैं तो देखेंगे यहाँ पे, द वेट ऑफ द डैम बॉडी and its foundation is major resisting force, ठीक है। If two dimensional analysis of gravity dam, a unit length of the dam is considered, the cross section can
देन बी डिवाइडेड इनटू रेक्टेंगल्स एंड ट्रायंगल। जैसे कि आप देखे होंगे ग्रेविटी डैम कैसा होता है, ग्रेविटी डैम आपका ऐसा होता है, इस प्रकार से होता है ना। तो अगर इसका क्रॉस सेक्शन आपको वेट निकालना है तो यहाँ पे आपका एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये क्या बन रहा है आपका एक रेक्टेंगल बन रहा है, और यहाँ पे आपका क्या बन रहा है एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल बन रहा है। अगर आपका जो वर्टिकल जो आपका अप स्टैंड साइड में अगर आपका वर्टिकल वॉल रहेगा, तो अगर आपका यहीं पे चेंज हो जाएगा, कैसे चेंज हो जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ एक बार और चेंज करके। जैसे कि अगर आपका बैक साइड भी इंक्लाइन वॉल रहेगा, देखेंगे यहाँ पे फिर से करके दिखाता हूँ आपको एक बार। जैसे कि ये वॉल है, यहाँ पे इंक्लाइन वाला भी आपने देखा था इस प्रकार से, यहाँ पे आपका 2 और ये आपका इस प्रकार से आपका एक डैम था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल आ रहा है यहाँ पे, है ना, डिफरेंट क्रॉस सेक्शन आ रहे हैं, ये दूसरा ट्रायंगल आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे एक और ट्रायंगल आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका 1 2 3। तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, पूरा आपका इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन क्या निकालेंगे, पूरा इसका वेट निकालेंगे कि आपका डैम का वेट कितना है, और जितने भी एक्सटर्नल लोड यहाँ पे आने वाला है, जो फोर्सेस आने वाले हैं, वो इसको झेल पाएगा कि नहीं, ठीक है। वो यहाँ पे अपन देख सकते हैं, क्लियर है। तो इसमें आगे देखते हैं, पढ़े यहाँ तक पढ़ लिए। द वेट ऑफ ईच अलॉन्ग विद देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन बी डिटरमाइंड। सबका अपन क्या निकालेंगे, वेट निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दिस वेट, all this downward force will represent the total weight of the dam acting at the center of gravity of the dam। यहाँ पे AG लिखा हुआ वो क्या है आपका CG है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अपन क्या निकालेंगे, इसका पूरा सबका वेट निकालेंगे अलॉन्ग द आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वेट निकल जाएगा, डैम का वेट निकल जाएगा, तो अपन इसको मालूम कर सकते हैं कि जितना फोर्स आने वाला है यहाँ पे डैम पे वाटर का, वो उसको झेल पाएगा कि नहीं, रेजिस्ट कर पाएगा कि नहीं, ठीक है। तो ये आपके कितने सारे हैं, आपके 7 पॉइंट है यहाँ पे आपका फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ ग्रेविटी डैम। कौन कौन से फोर्स काम करते हैं, आपका वाटर प्रेशर हो गया, आपका अपलिफ्ट प्रेशर, प्रेशर ड्यू टू अर्थक्वेक फोर्स, सिल्ट प्रेशर, वेव प्रेशर, आइस प्रेशर एंड सेल्फ वेट ऑफ द डैम। इतने सारे प्रेशर हैं। सीधा क्वेश्चन आता है, फोर्सेस डिस्क्राइब द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ ग्रेविटी डैम। तो आपको ये सब आपको टॉपिक लिखना है, आपको एक ही टॉपिक लिखना है, वाटर प्रेशर, अपलिफ्ट प्रेशर, इसके बारे में बताना और सबका आपको ड्राइंग बनाना है, ठीक है। क्योंकि ये ज़्यादा नंबर का आता है, 10 नंबर का आएगा क्वेश्चन, तो आपको पूरा का पूरा इसको सही तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, थ्योरेटिकल पार्ट एज वेल एज आपका डायग्राम पार्ट, ठीक है। न्यूमेरिकल इसका कब काम आएगा, जब आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करोगे, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, कि वाटर प्रेशर कितना आने वाला है, क्वेश्चन में वाटर प्रेशर बता देगा, तो अपने को क्या निकाल सकते हैं, वाटर प्रेशर निकाल सकते हैं, या आपका सिल्ट या वेव प्रेशर हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतने करते हैं, फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ ग्रेविटी डैम, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू। और कोई भी दिक्कत होगा तो बता सकते हैं, कहीं से भी आपको कन्फ्यूज़न होता है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।